हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस अकाउंट्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नाम के चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ये चैप्टर में ज़्यादातर जर्नल एंट्रीज ही देखने को मिलेगी और यही जर्नल एंट्रीज़ की मदद से हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। सो मेजरली हम यहाँ पे बात करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बैकग्राउंड दे देना चाहता हूँ, ये चैप्टर है क्या और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है। बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है? इट मीन्स रिकंस्ट्रक्टिंग द बैलेंस शीट पोजीशन ऑफ द कंपनी विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी। यानी कि कंपनी का ऐसा स्टेज आ गया कि अब ये वाइंडिंग अप होने ही वाला है, बट हो सकता है कि उनके प्रमोटर्स को या कंपनी में जो डायरेक्टर्स है उनको एक आइडिया है, उनको लगता है कि नहीं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं अगर लॉन्च करूंगा तो हो सकता है उसकी वजह से कंपनी वापस एक बार बूम कर जाए। इस वजह से उनके पास एक आइडिया है। सो इस वजह से वो नहीं चाहते कि कंपनी को जो है लिक्विडेट करे और ये कंपनी को ही कंटिन्यू करे। इस वजह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ऑफकोर्स ये सिर्फ प्रमोटर्स के कहने पे नहीं होगा, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो एन अप्रूवल फ्रॉम द हाई कोर्ट। सो ये पूरे सिस्टम में प्रोसीजर में एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नाम का एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया जाता है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये क्यों किया जाता है? क्योंकि लाइबिलिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारे जो एसेट्स है वो काफ़ी कम है। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें क्या करना है? हमें लाइबिलिटीज़ को कम करना है और एसेट्स को हमें बढ़ाना है। सो एसेट्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो है नहीं, हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, बट लाइबिलिटीज़ को कम करने का हमारे पास डायरेक्ट तरीका है। हम क्रेडिटर्स को बोल सकते हैं, हम शेयर होल्डर्स को बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे थोड़े बहुत जो है क्लेम्स उसे वेव ऑफ कर दीजिए ताकि कंपनी को जो है बेनिफिट हो। हम देखते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट एंट्री है रिडक्शन इन द कैपिटल ड्यू टू रिडक्शन इन द फेस वैल्यू। यानी कि 10 रुपये का पर्टिकुलर शेयर था, हमने शेयर होल्डर्स को बोला कि आप क्या करो, अब पर्टिकुलर पर शेयर 10 रुपीज़ के बदले पर्टिकुलर पर शेयर सिर्फ 4 रुपीज़ ले लो। यानी कि कंपनी को पहले 10 रुपये देना पड़ रहा था पर शेयर, अब उसे कितना देना पड़ रहा है? सिर्फ ₹4 पर शेयर। तो 6 रुपीज़ का क्या होगा? कंपनी को जो है बेनिफिट हो गया। 10 के बदले मुझे सिर्फ 4 रुपये देना है, तो 6 रुपये जो होगा वो मेरा बेनिफिट होगा। इस वजह से मैं क्या डालूंगा? शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड, यानी कि जो मेरा 10 रुपीज़ पर शेयर था, टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो अब कितना हो चुका है 4 रुपीज़, एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना होगा 6। यानी कि मेरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट उतने अमाउंट से होगा जितना मेरा कंपनी में बेनिफिट हो रहा है। सो हमेशा एक यहाँ पे ये पूरे चैप्टर में ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैपिटल रिडक्शन मेरा कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। अगर आपको ये पता चल गया, अगर आप ये सोच सकेंगे कि भाई कैपिटल रिडक्शन मेरा अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो ऑटोमेटिकली हर एक एंट्री आपको ईजी पड़ जाएगी। सो इसका एक ट्रिक है, हमेशा याद रखो कि जब भी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रहा है, बेसिकली कुछ अच्छा हो रहा है कंपनी के लिए, तो कैपिटल रिडक्शन मेरा हमेशा क्रेडिट होगा। लेकिन जब कंपनी के लिए लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ऐसे चीज़ों में हम क्या बोलेंगे? हम कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे। सो बस हमेशा एक आप एडजस्टमेंट पढ़ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कैपिटल रिडक्शन मेरा क्या है। यानी कि अगर कंपनी के लिए लॉस हो रहा है तो मेरा कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली आपका एंट्री जो है ईजिली हो जाएगा। तो आपको बाहर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप समझ के वो चीज़ कर सकते हैं। सो एक फर्स्ट यहाँ पे मेथड ये है कि रिप्लेसमेंट एंट्री के थ्रू हमने अभी किया किस तरह से रिडक्शन इन द फेस वैल्यू। दूसरा एंट्री कहते हैं रिडक्शन इन द कैपिटल ड्यू टू रिड्यूस इन द पेड अप वैल्यू, यानी कि इसको कहा जाता है रिडक्शन एंट्री। ये रेयरली यूज़ होता है, मेजोरिटी हम लोग रिप्लेसमेंट एंट्री को ही यूज़ करते हैं। पेड अप वैल्यू में क्या होता है कि भाई 10 रुपये का शेयर है, जबकि कंपनी ने सिर्फ 6 रुपया ही कॉल किया है, तो कंपनी क्या बोलता है कि भाई अब 4 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, हम पार्टली पेड अप शेयर को ही फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ पे भी बेनिफिट ही हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखो, इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन ऑलवेज यूज़ द रिप्लेसमेंट एंट्री, जो हमने पहले ही बोली, ज़्यादातर यही यूज़ होगा। देन यहाँ पे आता है थर्ड एंट्री, राइट ऑफ ऑल फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बेसिकली हमें राइट ऑफ करना है। आप एक बात बताओ, गुडविल क्या होगा? कंपनी वाइंडिंग अप के पोजीशन पे, यानी कि अभी कंपनी बंद होने की स्थिति में है, तो उसका गुडविल ना के बराबर ही होगा। तो ऑफकोर्स गुडविल से हमें कुछ पैसा मिलने वाला तो है नहीं। बाकी जो फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? बेसिकली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि एसेट साइड में दिखते हैं, नीचे साइड हम लोग यहाँ पे उसको मार्क करते हैं। वो क्या होता है? बेसिकली हम पूरा अमाउंट वहाँ पे डालते हैं एंड देन ईयर बाय ईयर उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है सेट ऑफ होता है। इस वजह से उसे फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। बट वो धीरे धीरे राइट ऑफ होने वाला था, लेकिन अब क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या होगा? पूरे के पूरे फिक्टिशियस एसेट्स को हमें एक साथ राइट ऑफ करना है। सो बेसिकली आप मुझे बताइए, कंपनी के लिए लॉस है कि बेनिफिट है? बेसिकली कंपनी के लिए ये लॉस है, नुकसान है, तो मेरा कैपिटल रिडक्शन क्या होगा? डेबिट होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
तो ऑटोमेटिकली अब मेरा जर्नल एंट्री मुझे आ जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिव एसेट्स है, या फिर टू गुडविल है, या फिर टू P&L अकाउंट है। जो भी मुझे एसेट साइड में नीचे साइड में दिख रहे हैं जो फिक्टी से एसेट्स है वो सब। अक्यूमुलेटेड लॉसेस P&L अकाउंट एक्चुअली होता है रिजर्व्स, बट क्योंकि वो एसेट साइड में दिखता है तो वो उसे अक्यूमुलेटेड लॉसेस कहा जाता है। बेसिकली इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि नथिंग इज स्पेसिफाइड फॉर राइट ऑफ स्टिल वी हैव टू पास दिस एंट्री, यानी कि बेसिकली एक कंपलसरी एंट्री हुई। और ये बेसिकली आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आपका ये जन्मसिद्ध अधिकार है, आपको उसे लेके ही रहना है, चाहे वो फिर वो क्वेश्चन मेंशन करता है या नहीं करता है, हमें ये एंट्री पास करनी ही है। ठीक है। एक यहाँ पे डाउट आता है कि भाई क्या हर एक इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो नहीं। अगर मैं बोलूँ पेटेंट या कॉपीराइट तो ये भी इंटेंजिबल एसेट्स ही है, बट इसे हम लोग को राइट ऑफ नहीं करना है, यानी कि क्वेश्चन बोलता है तो ही करना है। यहाँ पे फिक्टी से एसेट्स की बात की गई है, गुडविल की बात की गई है और अक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात की गई है। पेटेंट्स या कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क्स की बात नहीं की गई है। सो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं, यहाँ पे फिक्टी से एसेट्स ही सिर्फ कवर होते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे आता है सबसे सिंपल एंट्री रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। अब ये तो सीधी सी बात है कि कंपनी के लिए क्या है, पैसा जा रहा है तो उनके लिए नुकसान ही है, तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, मेरा डेबिट होगा टू कैश बैंक। बेसिक सिंपल एंट्री है। देन यहाँ पे आ रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में हो या तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा या तो डाउनवर्ड होगा। अब सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो कंपनी के लिए बेनिफिट है। आई कांट यूज़ द वर्ड प्रॉफिट ईयर, क्योंकि हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं। सो बेनिफिट तो कंपनी के लिए होने वाला है। सो कैपिटल रिडक्शन मेरा क्या होगा, देखो हमेशा याद रखो, बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन 50,000 का एसेट मेरा 60,000 का हो रहा है, सो मेरे लिए यहाँ पे बेनिफिट है। सो मैं क्या करूँगा, कैपिटल रिडक्शन को मेरा क्रेडिट कर दूंगा और डेबिट क्या होगा, मेरा एसेट अकाउंट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलता हूँ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, सो अभी क्या होगा, 70,000 का एसेट 50,000 का हो गया है। सो अब मेरे लिए कहीं ना कहीं नुकसान है। आई कैंट अगेन यूज़ द वर्ड लॉस, आई एम नॉट सेलिंग द एसेट। ठीक है। सो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। सो ऑफकोर्स नुकसान है तो मैं क्या बोलूँगा, कैपिटल रिडक्शन मेरा क्या होगा, डेबिट टू यहाँ पे आ जाएगा एसेट अकाउंट। ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्लेम्स वेव्ड बाय द क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। सो यहाँ पे कैसी, अभी ऑन द बैलेंस शीट डेट क्रेडिटर्स यहाँ पे 50,000 के दिख रहे हैं, मेरे बैलेंस शीट डेट पे 50,000 के दिख रहे हैं, लेकिन क्रेडिटर्स ने बोला कि भाई देखो हमने कंपनी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई क्रेडिटर्स को मैं रिक्वेस्ट किया कि हम फुली तो आपको पेड नहीं कर पाएंगे, हम आपको 20,000 ही पे करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग वो लोग क्या करें 30,000 जो है वेव ऑफ कर रहे हैं। सो कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया ना, 50,000 देने के बदले अभी उन्हें सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही देना है। तो 30,000 का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट मतलब मेरा कैपिटल रिडक्शन क्या होने वाला है, क्रेडिट होगा। सो यहाँ पे कितने से क्रेडिट होगा, तो 30,000 से यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है। सो क्रेडिटर्स और उनका जो क्लेम है सेटल ऑफ सी। अब इसके बाद हम ये एंट्री नहीं कर रहे कि भाई कैसे हमने उनको 20,000 दिया। 20,000 हो सकता है हमने कैश में दिया, या हो सकता है हमने उनको इक्विटी शेयर या प्रेफरेंसेस दिया, बट वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। बेसिकली सिर्फ क्लेम वेव ऑफ का यहाँ पे एंट्री है। देन यहाँ पे है कंटिजेंट लायबिलिटी कैंसल्ड। सी कंटिजेंट क्या होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और ये बेसिकली समझो, फॉर एग्जांपल आपको दे दूँ कि भाई कोई केस चल रहा है इन द कोर्ट कि हमारे ऊपर कोई पर्टिकुलर केस हुआ है और उसका हमको पता नहीं कि भाई क्या रिजल्ट आने वाला है। सो बेसिकली अगर ये कंटीजेंट लायबिलिटी अगर कैंसिल हो जाती है, सो हमको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको याद होगा तो कंटीजेंट लायबिलिटी हम कभी भी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसके नीचे फुट नोट में रिकॉर्ड करते हैं। सो क्योंकि बैलेंस शीट में उसका वैल्यू ही नहीं है, तो अगर वो बेसिकली लायबिलिटी कैंसिल भी हो रही है तो हमें उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सो अगर क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डेट के कॉलम में डेट लिखना है और यहाँ पे लिखना है नो एंट्री, और यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में बस इतना लिख सकते हैं कि सिंस इट वाज रिकॉर्डेड इन द फुट नोट एंड नॉट इन द बैलेंस शीट, सो देयर वुड बी नो एडजस्टमेंट, सो देयर वुड बी नो एंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ कंटीजेंट लायबिलिटी सेटल हो गई, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे उस लायबिलिटी सेटल हो गया, यानी कि अब मेरे लिए लायबिलिटी ये बन गई, तो अब मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। और सिंस द बुक वैल्यू वाज नील, ऑफकोर्स हमने तो बैलेंस शीट में तो डाला नहीं था, तो जितना भी अभी हमें देना पड़ रहा है, यानी कि लायबिलिटी हमें पे ऑफ करनी पड़ रही है, समझो वो जो कोर्ट केस था हमारे अगेंस्ट में आया है, तो क्या हो जाएगा, तो अभी हमको उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। 50,000 समझो आया कंपनसेशन, तो हमें 50,000 देना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, हमारे लिए नुकसान हो गया। सो कैपिटल रिडक्शन मेरा क्या होने वाला है, डेबिट हो गया। वाई, बिकॉज कंपनी को नुकसान हुआ है, लॉस इनकर हो गया इस चीज़ में।
एंड टू कैशबैक अकाउंट आ जाएगा। देन यहाँ पे आता है 10th एंट्री यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ये बेसिकली एंट्री तभी करनी चाहिए जब क्वेश्चन उसे एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाई करता है तो, अदरवाइज रिजर्व्स अगर दिख भी रहा है बैलेंस शीट में तो उसे यूटिलाइज नहीं करना है। ओनली एंड ओनली क्वेश्चन स्पेसिफाइज देन ओनली यूज द एंट्री। अब बेसिकली यहाँ पे लोगों को डाउट आता है कि अब मेरा कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। सी, ये आपकी रिजर्व्स है, आपको कोई अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आपके लिए ये बचत हो गया। आपने पहले का बचाया हुआ आज आपके काम आ रहा है। सो बेसिकली ये मेरा बचत है, तो मेरा कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, मेरा क्रेडिट होने वाला है। सो रिजर्व्स अकाउंट आएगा तो जनरल रिजर्व है या फिर कोई दूसरा फ्री रिजर्व है तो वो आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मेरा क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए बचत है, ठीक है। एंड लास्ट में एक एंट्री आता है जो एक कंपलसरी एंट्री होता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सी, मैंने आपको पहले बोला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया जाता है। सो आप उसे कहीं बैलेंस शीट में जगह नहीं दे सकते, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी बैलेंस होता है वो उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो जनरली क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन में डेबिट बैलेंस कभी नहीं आता, इस वजह से वो एसेट साइड में दिखेगा नहीं, आपको उसको क्या करना है, इस वजह से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ही उसे डाल देना है। एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिखा है कि भाई ऑलवेज पुट एंड रिड्यूस, जो ये जो दो वर्ड है ये बहुत क्रूशियल है। ये ऑलवेज पुट द वर्ड एंड रिड्यूस आफ्टर द बैलेंस शीट। हम लिखते हैं ना बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड बाद में ब्रैकेट में लिखना है एंड रिड्यूस। सो दिस वर्ड एंड रिड्यूस सिग्निफाइज इज दैट द कंपनी हैज़ गॉन थ्रू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का। देखो यहाँ पे जो हमने 8th और 9th एंट्री की थी कि भाई क्वेश्चन में ऑफकोर्स ऐसा नहीं मेंशन किया जाएगा डायरेक्टली कि भाई ये कंटीजेंट लायबिलिटी थी और ये कैंसिल हो गई, नहीं, आपको उसके पहले यहाँ पे ऐसा इस तरह से बोला जाएगा कि भाई लायबिलिटीज ऑन बिल डिस्काउंटेड इज कैंसल्ड, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटेड, अर्रियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये काफ़ी ज़्यादा आता है, अर्रियर्स ऑन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये अगर कैंसिल हो रहा है तो कोई एंट्री नहीं आएगी, लेकिन अगर ये बेसिकली सेटल हो रहा है तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा टोटल लॉस हो जाएगा और हमें उसे कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करना पड़ेगा। देन एग्जांपल्स ऑफ फिक्टिस एसेट्स भी यहाँ पे लिख दिया मैंने, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इन्वेंशन एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एंड इशू एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक और मेथड है, छोटा सा मेथड है, शेयर सरेंडर मेथड। इसके ऊपर एक दो समी क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, बट एक है मॉड्यूल में, तो ये भी रिवाइज करना ज़रूरी है। बेसिकली जो हमने पहले दो मेथड देखे थे यहाँ पे, ये जो हमने दो मेथड देखे थे, रिप्लेसमेंट एंट्री और रिडक्शन एंट्री, ये भी एक मेथड ही था। एंड ये जो थर्ड है, ये शेयर सरेंडर, ये भी एक मेथड ही है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, समझो मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए के पास 50,000 शेयर्स है और उनका फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो उसके पास टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ है। उसके पास टोटल कितना यहाँ पे हो रहा है, 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अभी फर्स्ट मेथड जो हमने देखी थी रिप्लेसमेंट एंट्री, वहाँ पे फेस वैल्यू उसका कम करने बोला, यानी कि कंपनी ने बोला कि अब इस 10 रुपीज़ हम आपको पर शेयर नहीं दे पाएंगे, हम आपको सिर्फ 5 रुपीज़ पर शेयर ही दे पाएंगे। सो ऑटोमेटिकली मेरा टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा। ये होगा मेरा रिप्लेसमेंट एंट्री। रिडक्शन एंट्री में क्या था, हम पेड अप वैल्यू ही कम कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या था, मेरा 50,000 का मैंने ₹5 ही पे किया था और कंपनी ने बोला अब उतना ही करो, हम उसको पार्टली पेड अप को फुली पेड अप कर रहे हैं। सो हमारा वैल्यू कितना रहने वाला था, 2,50,000 ही रहने वाला था। अब ये शेयर सरेंडर में क्या होता है, बेसिकली शेयर सरेंडर मेथड में जो शेयर होल्डर्स है दे सरेंडर देयर पार्ट ऑफ ओनरशिप टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो अभी मेरे पास 50,000 शेयर्स है ₹10 के, ठीक है, मेरा 5 लाख का वैल्यू था। अभी शेयर सरेंडर मेथड में क्या होता है कि भाई एज एन शेयर होल्डर मुझे मेरे शेयर सरेंडर करने पड़ रहे हैं। तो समझो मैंने अपने आधे शेयर सरेंडर कर दिए, तो कितना 25,000 इंटू अब यहाँ पे कितना है मेरा 10 रुपया का फेस वैल्यू है, सो 2,50,000, यानी कि सी यहाँ पे बात तो एक ही हुई, वहाँ पे भी वैल्यू 2,50,000 है, यहाँ पे भी वैल्यू 2,50,000 है। सो बेसिकली ये सब एक मेथड है, दिस ऑल 3 आर मेथड्स, कि भाई किस तरह से हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को कम कर सकें और जो दूसरी हमारी क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स की जो आउटसाइड लाइबिलिटी थी वो हम उसे कैंसिल कर सकें। तो शेयर सरेंडर मेथड में बेसिकली यही है कि तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, दे आर द ओनर्स एंड द रियल रिस्क बेयरर्स ऑफ द कंपनी। सो दे सरेंडर द पार्ट ऑफ ओनरशिप टू द क्रेडिटर्स। सो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे एंट्री फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स। ऑफ कोर्स जब भी आपने पहले भी देखा रहेगा, जब हम न्यू शेयर्स इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है, बट अभी हम शेयर्स सरेंडर कर रहे हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा होगा डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। जिस तरह से हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया था, इस तरह से अभी यहाँ पे क्या करना है, शेयर सरेंडर अकाउंट हमारा टेम्पररी क्रिएट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड। देन यहाँ पे आता है एंट्री फॉर री इशू है।
ऑफ सरेंडर शेयर्स टू द क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स है। जैसे कि मैंने आपको बोला, शेयर होल्डर्स अपना पार्ट जो है क्रेडिटर्स को देंगे ताकि उनका जो लायबिलिटी है वो सेटल ऑफ हो जाए। तो शेयर सरेंडर अकाउंट इस बार क्या होगा, क्रेडिट हुआ था लास्ट टाइम, अब यहाँ पे होगा डेबिट। क्रेडिट क्यों हुआ था, क्योंकि हमने उसके अंदर बैलेंस डाला था। अभी हम उसमें से क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे एंड उसके क्या दे देंगे, उसके पहले हम इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे। किसको, क्रेडिटर्स या फिर डिबेंचर होल्डर्स को। अभी हो सकता है कि भाई ये लोग जो शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर्स है, बट क्रेडिटर्स बोलते हैं नहीं भाई मुझे इक्विटी शेयर्स नहीं, मुझे तो प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए। तो ठीक है, हम उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे। एज एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नो स्पेशल एंट्री इज नीडेड टू कन्वर्ट सरेंडर्ड इक्विटी शेयर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो शेयर होल्डर्स ने जो इक्विटी शेयर सरेंडर किए उसको हमको कोई एंट्री स्पेसिफिकली वापस एंट्री करने की जरूरत नहीं है टू कन्वर्ट इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। एज इट इज़ उनको जो चाहिए हम उन्हें दे देंगे। देन यहाँ पे आता है ऑफकोर्स एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटी। तो ये तो पहले जैसे हमने सीखा था वैसा ही है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का अलग से कोई खर्चा हुआ नहीं। कंपनी का तो यहाँ पे फ़ायदा ही हो गया क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अपना जो है शेयर्स उन्होंने अपने शेयर सरेंडर किए और उसकी वजह से लायबिलिटी जो है वो राइट ऑफ हो पा रही है। तो कंपनी को उसकी वजह से कुछ भी यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला। सो इस वजह से कैपिटल रिडक्शन मेरे यहाँ पे बचत है, इस वजह से मेरा कैपिटल रिडक्शन जो है क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। एंड देन यहाँ पे ऑफकोर्स दिस इज अ टेम्परेरी अकाउंट, तो उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन में। सो बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन हो सकता है कि भाई सरेंडर हमने 2,50,000 के ही, ये तो सिर्फ मिस्टर ए की मैंने बात की, तो 2.5 लाख का इसने क्या किया, इसने उतना वैल्यू जो है सरेंडर किया हुआ है। बट ये क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स को देने के लिए 1 लाख ही काफ़ी था, तो 2 लाख का हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। बाकी का जो 50,000 बच रहा है शेयर सरेंडर अकाउंट में, वो हम एज इट इज़ तो रहने नहीं दे सकते, वो टेम्परेरी अकाउंट था। तो वो का अमाउंट जो 50,000 का अमाउंट जो है हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। और ऑफकोर्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी एक टेम्परेरी अकाउंट है। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट भी जिस तरह से हमने लास्ट एंट्री देखी थी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू हम क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि लास्ट में तो हमारा कैपिटल रिजर्व में ही सब बैलेंस आने वाला है। ठीक है। सो बेसिकली इससे आपके ऑलमोस्ट हर एक जर्नल एंट्री जो है कवर हो जाती है। मैंने बेसिक वाली एंट्रीज नहीं की है, जैसे कि किस तरह से हमने क्रेडिटर्स को लायबिलिटी में पे ऑफ किया या सेल ऑफ एनी एसेट्स, वो सब बेसिक एंट्रीज जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं की, क्योंकि वो कॉमन एंट्रीज है। ये जो बेसिकली है ये मेन एंट्रीज हैं, और इसी के थ्रू इसी के बाद हम लोग बेसिकली बैलेंस शीट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, थैंक यू गाइस, थैंक यू।